दोस्तों, इस वीडियो में आप नीट 2020 के पेपर सॉल्व करेंगे। 15 जो शुरू के आसान सेट हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर अगले पार्ट में नेक्स्ट 15 लेंगे और उसके बाद जो 15 लास्ट के डिफिकल्ट हैं वो बाद में लेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं 15 आसान क्वेश्चंस के पास। नीट 2020 के स्ट्रेस की डायमेंशन बताइए। आप जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की हमने कहा था बेटा याद रखना m मास इंटू एक्सीलरेशन, एरिया की आपकी l स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो m l, जब ऊपर जाएगा तो -1 t -2। देखिए कहाँ पे मिल रहा है ml -1 t2, यानी आपका तीसरा आंसर ठीक हो गया। 15 सेकेंड। जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने होंगे तो दो कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए कि साहब लीस्ट डेसिमल पॉइंट किसमें आता है, जब आप प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आप किसमें काउंट करते हैं कैलकुलेशन में, जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है 2 नंबर का, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो किस पे ध्यान देंगे, लीस्ट डेसिमल पॉइंट पे, यानी जिसके सबसे कम हो। उत्तर में देखिए उसने घटा के सबको एक साथ दे रखा है, तो आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट पे ध्यान देना है। तो इसमें कितने हैं लीस्ट डेसिमल पॉइंट, 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितने होने चाहिए, 2। तो ऐसा कैलकुलेशन देखिए जिसमें 2 हो। केवल पहले में दिखाई दे रहा है कि लीस्ट डेसिमल पॉइंट आपके कितने हैं, 2 हैं, तो पहला आपका सही हो गया। तो अगर आपको बेसिक रूल मालूम है तो आप बड़े आराम से जो है बगैर कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लिए। आइए तीसरे सवाल चलते हैं। आप जानते हैं स्क्रू गेज में क्या होता है, जो लीस्ट काउंट होती है वो किसके बराबर होती है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। एम आई राइट। आपको क्या निकालनी थी, पिच, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लीस्ट काउंट आपको कितनी दे रखी, 0.01। नंबर ऑफ डिवीजन आपके कितने हैं, 50, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पिच हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाहिर सी बात इसको हटाएंगे तो 1 आएगा, यानी आप कह सकते हैं 0.5। मसला सब mm का चल रहा है तो पिच आपकी हो जाएगी 0.5 mm। कौन सा है, दूसरा ही आपका ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने 15 सेकंड के अंदर सवाल हल कर लेते हैं। ये देखिए थर्मोडायनामिक्स से है, किसमें कह रहा, सडन कह रहा है। सडन प्रोसेस किसमें होती है, एडियाबेटिक में होती है, और जो स्लोली होती है वो प्रोसेस कौन सी कहलाती हैं, वो आइसोथर्मल कहलाती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं एडियाबेटिक में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और आप जानते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन यह मसला सडन का था तो आपका पहला आंसर सही हो गया, एडियाबेटिक। तो बहुत सिंपल सवाल था, आप नीट 2020 का आराम से कर सकते थे। इसमें देखिए एवरेज थर्मल एनर्जी चाहिए थी, क्या होती है, 1/2 F डिग्री ऑफ फ्रीडम KBT। किसके लिए निकालना था, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो 3/2 KBT। इससे आसान सवाल कभी नहीं आ सकता था, पहला ही ठीक हो गया। मीन फ्री पाथ, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि बेटा मेरे जो आपको मैं क्वेश्चंस 6 सारे फार्मूले एक किताब में 6 पन्ने में बना के आपको देता हूं, उसको ध्यान रखिए। तो आपने देखा था कि पहला ही आपका सही हो गया, √1/√2 n πd²। तो फार्मूले जो मैं आपको दिखाता हूं एक छोटे से 3 पन्ने यानी 6 पेज के अंदर पूरी फिजिक्स को हमने कर रखा है, उस पर आप रोज ध्यान से पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर, पीएन जंक्शन आप समझते हैं, ये आपका P है, ये आपका N है, बीच में ये डिप्लेशन, नो मोबाइल चार्ज कैरियर हैं। जब आप इसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगी और थिन होगी, यानी कि पतली हो जाएगी। जब आप इसको रिवर्स वाइज में लगा देंगे, जब आप इसको रिवर्स वाइज में लगा देंगे तो उस समय क्या होगा, जब आप इसको रिवर्स वाइज में लगा देंगे तो डिप्लेशन लेयर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बनाना था, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, कब होगी, रिवर्स वाइज में।
फॉरवर्ड वाइज में क्या होती बेटा, डिक्रीज होती है, पतली हो जाती, थिन हो जाती है। रिवर्स वाइज में क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी या थिक हो जाएगी। तो पहला आंसर आपका ठीक हो गया था कि रिवर्स वाइज में जो है वो आपकी जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है ये आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ही दिखाते हैं, बाकी सब में आपका पॉजिटिव होता है। इस पे एक सवाल और पूछा था, ग्राफ बना दिया था, अभी हम उसको सिंपल में लेते हैं, आगे डिस्कस करेंगे उसको। ट्रांजिस्टर एक्शन आप हमेशा जानते हैं, ट्रांजिस्टर में सोती सर क्या पढ़ाते हैं कि भैया आपके पास क्या होगा, 2 जंक्शन वाला है, सपोज ये पीएनपी है तो एक जंक्शन आपका ये बन गया और एक जंक्शन ये हो गया। यहाँ से आपको क्या निकालने हैं, चार्ज कैरियर, कौन से, होल्स। तो क्या करोगे इसको बेटा, धक्का मारेगा तो फॉरवर्ड करोगे इस सेक्शन को। ये बहुत छोटा सा आपको रखना पड़ेगा जिससे कि बहुत से कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हों और बाकी चार्ज कैरियर आपके पास यहाँ पहुँच जाएं, जिसको कि आप रिवर्स वाइज लगा के अट्रैक्ट कर लें और अपना ट्रांजिस्टर एक्शन प्लेस कर लें। तो जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा होना चाहिए ताकि जितने चार्ज कैरियर यहाँ आए सब न्यूट्रलाइज ना हो जाए, होल्स जो है नेगेटिव साथ मिलके काफ़ी पास होने चाहिए। तो ये छोटा सा होना चाहिए और ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, क्योंकि आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बेस इमीटर रीजन शुड हैव सेम साइज नहीं होना चाहिए, तीनों के साइज अलग होते हैं, हमने बताया। ये बहुत ही छोटा होता है, ये बड़ा होता है इसके रिलेटिव में, और ये इमीटर से के रिलेटिव में कलेक्टर आपका और बड़ा होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को यहाँ पे इकट्ठा कर लें। तो ये नहीं हुआ। बहुत इमीटर एज वेल एज कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज नहीं, ये आपको फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगा और बेटा ये आपको रिवर्स वाइज करना पड़ेगा, तभी ट्रांजिस्टर एक्शन विल टेक प्लेस। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली, बिल्कुल सही है, ताकि इसमें सारे होल्स यहीं ना ख़त्म हो जाएं। कुछ जो कि 2 जंक्शन बनाना था इसलिए अपोजिट यहाँ रखना था। अगर यहाँ एनपीएन होते तो ये पी टाइप की सब स्टेट होती, यहाँ पे अगर एनपीपी है तो पीएन होगा, सारे न्यूट्रलाइज ना हो जाएं, बाकी जो बने आगे जाएं, इसलिए थर्ड इज करेक्ट। चौथा भी देख लेते हैं कि डोपिंग कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कम और इसमें रिलेटिव कम, ताकि इसको मिला सके। तो कुल मिला के आपका एनसीईआरटी की किताब का ही था, उसी का क्वेश्चन था, आपको कर लेना चाहिए था, पढ़ लें। अब आइए देखिए, ये भी बहुत आसान था। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 थी, हमने सोती सर ने क्या बताया है कि बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट या जब सर्किट में करंट कब बहेगी, जब आपके पास एनर्जी होगी और इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसका वर्क फंक्शन होता है और जो आ रहा है वो एनर्जी है। एनर्जी किसे कहते हैं, एच न्यू के। तो जहां अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो एनर्जी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है। तो W मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन होनी चाहिए। आपने कहा कि पहले 1.5 टाइम्स थी, बहुत अच्छी बात थी, कटाकट ज़्यादा एनर्जी थी, W से निकल आएगा। दोबारा में आपने क्या कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। फ्रीक्वेंसी को आधा करने का मतलब समझ रहे हैं, 1.2 को भाग कर दिया 0.75, यानी कि आप देख रहे हैं कि एनर्जी 1 से कम हो गई, यानी W जो है, W जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, W मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी, इसका ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए हम कहें कि इसकी एच न्यू चाहिए थी तो इसकी क्या हो गई, 0.75 एच न्यू। क्या 1 रुपये 75 पैसे बढ़े हैं, कभी नहीं। तो एनर्जी जब अगर कम होगी वर्क फंक्शन से तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, नहीं निकलेगा। जब निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो करंट नहीं बहेगी, तो इसमें 0 हो जाएगा। बोर मॉडल में आपने बिल्कुल सही, आपके सर ने पढ़ाया था कि ये न्यूक्लियस होता और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता, लेकिन बोर मॉडल केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो चलिए इसका तो आप इंटरेक्शन निकाल लेंगे, लेकिन जो ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं वो बोर साहब नहीं बता पाए थे। तो इसलिए जो सिंगल आयनाइज नियॉन वाला होता है, इसमें एक ऑर्बिट में 1 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस पर नहीं लागू होता है। बाकी अगर ऑर्बिट में 1 है, भले ही इसमें ZE हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो आपस में
जो ये वाला तो फोर्स कंसीडर कर लेता, लेकिन आपस वाला जो फोर्स है उसको बोर साहब नहीं बता पाए। तो जो वैलिड नहीं है वो सिंगल आयनाइज्ड नियॉन एटम वाला नहीं है। रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बता के परेशान हो गया हूँ बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे आसान सवाल है, इस पे एनर्जी की भी हमने इक्वेशन बनाई थी, E/F बराबर C होता है, यानी C/1 अर्थात C/1। देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, मिल रहा है ये 4 नंबर में। देखिए हमने आपको पीछे लिया था और आपको बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये आपका बढ़ रहा है, ये एलॉय के केस में होता है या निक्रोम कह सकते हैं। ये डिक्रीज कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर के में होता है, और सेमीकंडक्टर में आपके पास जर्मेनियम या सिलिकॉन का ग्राफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ निगेटिव कोफिशिएंट होता है। जैसे से टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ये आपका मेटल हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी, और यहाँ पे आपको कॉपर दे दिया, कॉपर इज मेटल। तो ये 3 ग्राफ याद रखिएगा, एनसीईआरटी की पेज नंबर 104 क्लास 12 पार्ट 1 का है। ये ग्राफ वहाँ बना हुआ है, आपको देख लीजिएगा। ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता। किस में चाहिए थे आपको? कॉपर में पॉजिटिव होता है। ये आपका ठीक हो गया। आइए लास्ट सवाल देख लें। फेज डिफरेंस किस किस में चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में। बिल्कुल सही। अगर आप बहुत सिंपल ले ले, चाहे साइन ओमेगा टी ले लीजिए या कॉस ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर एक आध इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फेज सेम आ गया है, लेकिन क्या हो गया? माइनस आ गया। माइनस साइन का मतलब है कितने का हो गया? पाई रेडियन का हो गया। तो आपको ऐसे केस में पाई रेडियन का चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों इस सवाल में आप जानते ही हैं कि बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। होता है AB × 10⁻⁶ और प्लस माइनस D%। D जो है टॉलरेंस के लिए, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, और ये आपका D स्टेप है। ये आप जानते हैं एक रेजिस्टेंस होते हैं, इस पे कलर्स बने रहते हैं, इनको कलर्स कोड कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको मिल गया। अब D का जहाँ तक समझ में आता है आप समझ लीजिए, गोल्ड की आपके पास हो सकती है आखिरी में, या सिल्वर की हो सकती है, या नो कलर हो सकती है, जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोल्ड महंगा होता है इसलिए 5% तक टॉलरेंस है, यानी कि किसी परिस्थिति में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। सिल्वर की अगर यहाँ पे लेयर होगा, कॉलर बना होगा तो 10% का, और कोई नहीं होगा तो 20% तक वेरिएशन हो सकता है। मसला गोल्ड का था, आप बड़े खुश हो गए लेकिन बड़े दुखी हो गए कि भाई साहब यहाँ 3 जगह 5% है, इसलिए आपको जो है ये फार्मूला लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। फार्मूला के लिए आपके सर ने आपको बताया होगा B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेट वे ऑफ इंडिया। बी यहां से चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये ग्रे होता है। 4 जी होते हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, B 4 हो गया आपका। और आपके पास ये अंत में वाइट, ये 0 से आरंभ होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइट 9। कहाँ बन गया आपका? येलो, ये आपका येलो है। कहाँ पहुंचे आप? 4 पे। V आपका वायलेट है, घूमते हुए पहुंचे वायलेट 7 गुणे 10।
सी आपका ब्राउन है, ब्राउन आपका क्या है, ब्लैक के बाद ब्राउन है, 3 डब्ल्यू वी है, ब्लैक ब्राउन और एक वी और मिला था ब्रिटेन, ये ब्लू वाले हैं। तो ब्राउन 1 हो गया यानी पावर 1 हो गई, आप लिख सकते हैं 170 ओम। और गोल्ड है तो 5%, तो करेक्ट आपका कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेक्ट। देखो बेटा, इस सिस्टम की, इस लॉजिक गेट्स की हमको आउटपुट ट्रू टेबल लिखनी है, तो हम पहले देख लें कौन सा गेट बन रहा है। तो ये नॉट है तो ये ए का बार हो गया बेटा, इसी तरह बी का नॉट बी बार हो गया। ये आपका नॉर गेट है, यानी कि जो ए प्लस बी आ रही है जो कि बी बार है, ये उसका बार है। और सोती सर ने क्या सिखाया है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी कि आपने लाइन को ब्रेक किया, ठीक, साइन प्लस का था इसलिए आपका डॉट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ए का बार ए, बी का बार बी, यानी जो आपकी आउटपुट बन गई वो क्या बन गई, ए इंटू बी। ये कौन सा बेटा, एंड गेट। एंड गेट में जब दोनों हाई होते हैं तभी हाई होते हैं। देखो कोई ऐसा है जिसमें दोनों हाई हो तो हाई हो, यस ये वाला है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो गया। बेटा ये न्यूटन के पुली में हमने क्या सिखाया है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपका 6G नीचे आएगा, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन इस पे आएगा, जिसको आप टेंशन कहते हैं, स्ट्रिंग पे लगने वाला। इसी तरह धरती माता भी 4G को अपनी ओर खींचेंगी, इस पे भी टेंशन आएगा, कितना आएगा, T आएगा, क्योंकि बंधे एक डोरी से। काम बन गया ज़्यादा है तो इधर की तरफ जैसे ही आप करेंगे तो ये फॉल करेगा, तेजी से एक्सेलेरेट करेगा नीचे की तरफ, तो 4 kg किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब इक्वेशन लिख लीजिए, 6 kg के लिए कौन लिखेगा, आप लिखेंगे। सोती सर ने क्या बताया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स क्या है, 2 लग रहे हैं बेटा, एक टेंशन है और एक आपका 6G है। कैसे है, वेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन में घटेंगे, कहाँ से, ज़्यादा से कम, यानी 6G माइनस T इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। मास 6 है और एक्सेलेरेशन A है। 4 kg के लिए बेटा लिख लीजिए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो देखिए 2 फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, इधर देखिए अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, कहाँ, ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन होगा, ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज़्यादा होगा, तो T माइनस 4G इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आया बेटा, 2G, और ये कितना हो गया बेटा, 6 4 10, इसलिए A बराबर 2/10G, या आप कह सकते हैं 1/5, यानी G/5 है कोई, यस, दूसरा ही वाला सही हो गया। देखो बेटा, इसमें बॉडी का वेट 72 न्यूटन कहाँ पे दिया गया, सरफेस ऑफ द अर्थ, और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट, क्योंकि फोर्स में भी mg होता है, वेट में भी mg होता है, बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बोला ग्रेविटेशनल फोर्स किस हाइट पे निकालना है बेटा, आपको हाफ ऑफ द रेडियस, यानी h बराबर r/2 निकालना है। आप सब लोग ये पढ़ के आए हैं कि भाई g चेंज होता है, हाइट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + h/r का स्क्वायर, ठीक। आपको चूंकि वेट दिया है तो आपने m से गुणा कर लिया है, इसलिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg' निकालना है। काम बन गया, 72 1 प्लस कितना है, h/r/2 डिवाइड कर दीजिए 1/2, यानी क्या हो गया बेटा, 2 एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1 3/2 का होल स्क्वायर। काम बन गया आपका 72 9/4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर्थ टर्म है, 9/8 और 8 चौक 32 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो गया, 32 न्यूटन है कोई, हाँ बेटा पहले ही आपको मिल गया, यानी 32 न्यूटन आपका फोर्स। बेटा इसमें एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है और दिया क्या गया है, मास। जब भी आपको G दिया हो इक्विवेलेंट, इसका मतलब मास दिया है। अगर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तब आपको वेट दिया जाता है। तो यानी ये मास है, इसका कितनी एनर्जी बना सकता है, ये एनर्जी हमको बताई थी आइंस्टीन साहब ने किस इक्वेशन से, E = mc²।
क्या दिया गया बेटा, 0.5 ग्राम यानी G 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया, 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पावर में मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में पावर जुड़ती हैं। ये तो 3 का 9 हो गया और इसको 64 ना कर दीजिएगा, दिस इज 16। ऐसे समझिए 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। आप लोग से बड़ा डर लगता है मुझे, 3 3 9 और इसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं। बस काम बन गया आपका। 9 पंजे 45, 3 कम कर दीजिए तो 13। यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल होती है, ऐसा? जी हाँ, पहले ही वाला है। तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल हो गया। देखो बेटा, इसमें आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए आपको फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स कितना दे रखा है बेटा, F वेक्टर कितना है, 3J, ध्यान रखिएगा। पोजीशन वेक्टर चाहिए, बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, काम बन गया। आपने कहा सर हमको मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट करना, एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, I J K। पहले R की लिख लीजिए, R क्या है, K का है, तो I का कंपोनेंट 0, J का कंपोनेंट 0, K का 2। फिर फोर्स के कंपोनेंट लिखने हैं, इसमें J का है, इसका मतलब है I का 0, J का 3, इसका K। अब बेटा को फैक्टर बना लीजिए, I तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास बचते हैं 0 2 3 0। फिर देखिए, ध्यान दिए, माइनस आता है यहाँ पे, इसके फैक्टर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 2 0। फिर आप के कर लीजिए, के में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 0 0 0 3। बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 0 गुणे 0 माइनस दिस गुणे दिस 0 प्लस के, दिस गुणे दिस 0 माइनस इसका इससे गुणा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचा आपका -6i। कोई है? यस। देखिए टाइपिंग हमारी गलत हो गई, नहीं -6i है, तो ये इसमें कहीं गलती हुई है। एम ए राइट, तो इसको आप आई बना लीजिए, ठीक। और वैसे भी जे क्रॉस आई कर रहे हैं, ये क्रॉस के, तो आपको आई मिलना होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं भाई, आई जे और ये के, तो आप जो न्यू आर है, सॉरी आर क्रॉस आई, यानी कि के क्रॉस आई कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, क्या मिलना था, -i मिलना था। तो बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसका मतलब 2 इज द करेक्ट। आप हमारी बात को समझ गए। देखो बेटा, इसमें एनर्जी आपको निकालनी थी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी थी। एम ए राइट, कितनी दे रखी है, जूल में दे रखी। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि अगर हमको जूल में एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो क्या करना है, 1.6 माइनस 19 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर ले जाइए तो एक कम है, तो 10⁻⁻1 बचेगी, नीचे 1.6 है, ये ले गए थे तो ऊपर प्लस हो गया। समझ रहे बेटा, इतना यानी 0.1 अपान इतना कर दीजिए, तो 1/16। जाहिर सी बात है, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, कोई काम नहीं बढ़ेगा। एक और 0 लगा दीजिए तो 0 बढ़ गया। आप जानते हैं 16 छिक्का 96, 96, यानी इतने 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कोई। यस, दूसरा है। देखो बेटा, इसमें आपको करंट निकालनी है एक कैपेसिटर के क्रॉस, जबकि अल्टरनेटिंग करंट उसके क्रॉस दी गई है। कितनी है, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसकी है 40 माइक्रोफैरेड। आप इतना जानते हैं, अगर हमको
आई निकालनी, वो IRMS होती है, और ये AC हमेशा IRMS में दी जाती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस रिएक्टेंस निकाल लेना है। रिएक्टेंस निकालना बहुत आसान है, 1/ωc यानी 1/2 पाई f इंटू सी। काम बन गया। 2 पाई वही रखिएगा, फ्रीक्वेंसी 50 कर लीजिएगा, एम ए राइट, इनटू सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 40 माइक्रो है। 1 2 5 दूनाई 10, एम ए राइट, तो 3 गायब हो जाएगी, तो ऊपर पहुंच गई 3, 5 दूनाई 10 गायब हो गई थी, तो पाई बची। यानी कि अगर आप 1000 को 3.14 से भाग कर दें, राइट, काम बन गया। चलिए भाई साहब, एक्सी आपको मिल गई है। अब यहाँ पे रखिए, वोल्टेज आपको RMS का 200 है, ये आपका 1000 है, 3.14 ऊपर ले जाइए। पहले तो कुछ कम कीजिए भाई, ये हो गया 2/10। एम ए राइट, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ये चौथा टर्म है, ऊपर चला गया, ये हो गया 5, फिर कोई गड़बड़ हो रहा है। ओहो, ये 4 भूल गए थे भाई साहब, ये हम 4 भूल गए थे, ध्यान रखिएगा। इसका इससे गुणा किया था, ये 4 भूल रहे थे, इंटू 4, ये आपका 4, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिहाई 12/5 आपका काम बन गया। 5 दूनाई 10, 5 पचम 25 एम्पियर है। दूसरा है बेटा, देखो बेटा, विस्टर्स लॉ आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये बराबर 10 ऑफ IP होता है। एंगल ऑफ इंटरफ्रेंस, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। अगर ये मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट टकरा रही है, पोलराइजेशन में है, या वेवफ्रंट टकरा रहा है, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्शन वाली लाइट्स होगी वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, उससे ये एंगल निकालते हैं। आप उससे बिना सवाल को इंटरप्रेट कीजिए, ये आपका एयर था, ये आपका ग्लास होता है या वाटर होता है, डेंसली सब्सटेंस है, ये आपका रेयर है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, एम आई राइट। तो आप जानते हैं कि 1045 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो एंगल है, ये वाला IP वो 45 से बड़ा होना चाहिए, एम आई राइट। ये जो एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी ये 1 से बड़ा होगा। 10, क्योंकि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज रिप्रेजेंट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है। कहाँ तक जा सकते हैं आप, यहाँ चले 45 है तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, इसी में तो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि हम 45 से लेके 90 तक जा सकते हैं, क्योंकि फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता नहीं है। तो आप कह सकते हैं जो विस्टर एंगल है वो 45 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो IP मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो दैट वी कैन गेट वैल्यू ऑफ 10 टेंजेंट ऑफ IP ग्रेटर देन 1। लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी ना जा पाओगे। तो 90 से 45 इज करेक्ट, तो आप दूसरा वाला सही कर सकते थे। देखो बेटा, ये सवाल तो अत्यंत सरल था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको फ्रिंज विड्थ का फार्मूला मालूम था, कैपिटल D/स्मॉल d, एम आई राइट। क्या कह रहे हैं, कोरेंट सोर्स इज हाफ सेपरेशन बिटवीन, ये जो स्मॉल d होता है वो सेपरेशन बिटवीन कोरेंट सोर्स, याद आया, ये आपकी स्लिट 1 स्लिट 2, और ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन, और ये हो गई आपकी वेवलेंथ, ठीक है, और ये आपका सेपरेशन होता था।
ये आपका स्मॉल डी। क्या कह रहे हैं, फ्रिंज विड्थ वी डैश लैम्डा वही रखी, कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, यानी जो स्मॉल डी है वो d/2 कर दिया है, और डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को डबल कर दिया है, 2d कर दिया है। काम बन गया। फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी भैया मेरे, 1 2 ऊपर वाला है तो आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, 2 उधर हो जाएगा, 4 लैम्डा d/d के। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, कट गया, 0 ना कर दीजिएगा, वो कट के 1 होता है, 1/4, इसलिए बीटा डैश, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 बीटा, यानी पहले बीटा आ रही थी, अब 4 टाइम ज़्यादा हो गई तो क्या हो गई, 4 से गुणा हो गया, 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेस फार्मूला है, इसी पे आपको घुमाता रहेगा, 2020 में घुमाया, 21 में भी घुमाएगा। देखो बेटा, ये सवाल सिंपल काइनेमेटिक्स का है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है टॉप ऑफ द टावर, अगर आप ये मान लीजिए h इसकी हाइट है टॉप ऑफ द टावर, और आपको u उसने दिया है, कितना दिया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड का, सरफेस पे टकराती है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी 80 मीटर पर सेकेंड। h निकालना है, आराम से निकालिए, किसने मना किया है, टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गया, 80 का स्क्वायर, इसको इधर ले आ रहे, -20 का स्क्वायर बराबर 2g, 10 दे रखा, नहीं भी देता तो भी हम 10 लेते, इसको a + b, a - b से निकालिएगा, a + b यानी कि 100 और वैसे 60। अब देखा कितनी आसानी से निकाल लिया आपने, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे आपका 3 हो गया, तो h बराबर 300 मीटर है कोई, हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। देखो बेटा, इस सवाल में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और मोबिलिटी निकालना है। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आपको फार्मूला ना याद आ रहा हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिएगा। कैसे लगेगा, आपने कहा सर हमको मोबिलिटी मान लीजिए म्यू से रिप्रेजेंट कर निकालनी है, इतना उसने आसान कर दिया था कि आपको मोबिलिटी की यूनिट दे दी थी। आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इसका मतलब जोड़ और घटाना तो होगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से गुणा या भाग होगा। तो जब आपने भाग करके देखा, यूनिट को देखा, ये मीटर है और नीचे क्या है आपका मीटर इनवर्स है, तो ऊपर जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही आपको चाहिए था, बस आपने फौरन वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया। देख लीजिए मीटर पर सेकंड है और नीचे आपका है वोल्ट मीटर इनवर्स, तो ऊपर जाके ये मीटर स्क्वायर हो गया, एम ए राइट, और वोल्ट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और देखिए ऐसे इतना हो गया। तो यही टेक्निक होती है कि जब कभी कोई फार्मूला ना याद आए तो आप एग्जाम में ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं जो आप कर लेते हैं। इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया 3 दूनाई 6, 3 पंजे 15, ऊपर गया तो आपको क्या मिलेगा 6 यूनिट आपके सामने दिया है कोई, यस पहले ही आपको मिल गया, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बेटा, ये तो पूरा का पूरा फार्मूला बेस था, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसकी आपको लेंथ दे रखी है, कहाँ गया मेरा ये L बराबर 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, करंट भी आपको दे रखी 2.5 एम्पियर की, नंबर ऑफ टर्न भी दे रखे हैं, निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है इतना इंटू आई के, याद आया। ये स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 100/0.5, 0.5 दूनाई 10 यानी 200 टर्न। तो सबसे पहले रखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपके 200 हो गए, करंट हो गए 2.5, इसका इससे गुणा कर लीजिए, कितना हुआ बेटा 25 चक्कू 100, 1 पॉइंट, एम ए राइट, इंटू 2 0 -7,
तो 1 2 3, पाई को मत भूलिएगा, 3 कम हो गए तो 10⁻⁻⁴, और पाई आपको 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं, नहीं तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 82.6 -4 टेस्ला। है कोई? यस, चौथा वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आप भी कहेंगे सर आधी इंग्लिश बोलते हैं और आप आधी हिंदी बोलते हैं। बेटा ये वाला भी आपका देखिए बिल्कुल फार्मूला बेस ही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस भी, बहुत अच्छी बात है। डी ब्रोगली वेवलेंथ याद आ रहा है, लेमडा बराबर, अरे कहाँ चले गए, लेमडा इज इक्वल टू 1, बल्कि आपको याद होगा 12.27, इसीलिए दे रखा था इसने। यहाँ पे ध्यान है अंडर रूट वोल्टेज, और ये यूनिट किसमें बताई थी सोती सर ने कि ध्यान रखना आंगस्ट्रॉम में है। बस काम बन गया आपका। 1.227 वो कुछ नहीं करा रहा है, आपसे केवल पावर का खेल खेल रहा है। ये नैनोमीटर है तो नैनो होता -9, और आंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा, आंगस्ट्रॉम होता है -10 अंडर वुड बी। काम बन गया आपका। एक घर इधर लाएंगे, 9 2 11 होता है, इसको आप जब इधर ले आएंगे तो ये 10 रह जाएगा, क्योंकि इधर आपका क्या होगा, उधर 12 हो जाएगा। एम ए राइट, 10⁻⁻12 हो जाएगी। तो ये और इसको काट दीजिएगा, 10 काट दीजिएगा तो 10⁻⁻2 बचा। इधर ले आइए तो √v इज इक्वल टू 1/-2, जो कि 2 हो जाएगी, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा v निकालने के लिए। 4 वोल्ट। है कोई? यस, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए केवल फार्मूला बेस था, बस ये कैलकुलेशन करने में आपने गलती की होगी। तो बेटा ये एसी मेंस का सवाल था, क्या निकालना था, पावर फैक्टर निकालना था। आप जानते हैं पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, cos फाई के, यानी ये एंगल फाई आपको मिल जाए तो आपको पावर फैक्टर निकल आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, LCR सर्किट है, समझाने के लिए है, आप लोग इतना माना बनाइएगा। क्या कह रहा है, ये LCR सर्किट है। सबसे पहले L को रिमूव कर रहा है तो क्या बच रहा है बेटा, CR बच रहा है। तो कहने लगे इस समय जो हमारा एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के। तो आपने कहा ये होता है XC/R के, इतना तो आपको मालूम है 10 में। तो 10 पाई इज इक्वल टू XC/L, ये क्या हो गया, π/3 60 डिग्री यानी √3। तो आप कह सकते हैं कि सर जो हमारा रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस है वो √3R है। इसी तरह दोबारा क्या कह रहा है, व्हेन C इज रिमूव, तो क्या बचा, LR बचा। तो ऐसे में फेज डिफरेंस जो आपके पास मिल रहा है, जिसको आप फाई के नाम से जानते हैं, जिसका 10 आप जानते हैं, अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, XL/R। ये भी 10 पाई है। तो आपको ध्यान रखना था, इतना हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में परीक्षा में पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस बराबर हैं तो क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। याद आया, 6-7 कंडीशन रेजोनेंस की बताई हैं, उसमें ये है। इसमें क्या होगा, करंट जो है मैक्सिमम होगी, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा रेजोनेंस के केस में, 0 डिग्री का, यानी प्योरली रेजिस्टिव होगी। और आपको यही चाहिए था कि फाई मिल जाए। फाई कितना आएगा, 0 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए। तो पावर फैक्टर cos 0 डिग्री बराबर 1, तो पावर फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बेटा इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप गॉस लॉ यूज कर लीजिएगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जाहिर सी बात है जो भी चार्ज देंगे आप कहाँ पे होगा बेटा, सरफेस पे होगा उसकी, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, स्फेरिकल है, हॉलो होता है स्फेरिकल मतलब। ये 10 सेंटीमीटर का है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
आपसे कह रहा 15 सेंटीमीटर, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट, सेंटर से, यानी ये सेंटर है तो यहाँ से आपको 15 सेंटीमीटर पे चाहिए। बस एक गॉसियन सरफेस खींच लीजिए। गॉसियन सरफेस क्या कहती है? आप गॉस लॉ लगा दीजिए। कहता है जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय, ये जो आपका Q है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 होगा। और फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आता है, बहुत आसान है, काम बन गया आपका। आपने कहा E सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, ये वाला लेना पड़ेगा बेटा, गॉसियन वाला, ये वाला, ये R इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E निकालना बेटा, आप जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिख लेंगे? E अपॉन R स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है बेटा आपका? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और R स्क्वायर 15 इंटू 15 10⁻⁻2 10⁻⁻2 यानी -4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, काफी भाग कर सकते हैं, 15 दुनाई 30 कर सकते हैं। नहीं काम बन रहा है तो फिलहाल इसी को करिए। 0.64 ये हो गया, एम आई राइट? 5 छंग 30, 5 दुनाई 5 चौक 20। अब क्या बचा बेटा आपके पास? अभी भी बचा हुआ है काफ़ी मटेरियल। कहाँ हमारा पॉइंटर भाग रहा है? इधर आओ। 3 इंटू 0.64, नीचे अभी 15 ही बचा है, बन गया काम। देखिए यहाँ से बचा 2 और ऊपर ये 4 पहुँच के क्या बना देंगे? 6। अब यहाँ से फिर कट जाएगा, यहाँ से काट लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच रही है? 64 बटे इतना, 5 इकन्नम 5, और अभी बचा है 1 4, तो 5.8 10⁻⁴ यूनिट आप जानते ही है कोई? यस है, चौथा वाला ठीक मिल गया। ध्यान रखिएगा, हर साल ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए भाई साहब, आपको क्या दिया गया था? पोटेंशियल दिया गया था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है? dV/dr। पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसी भी लेंथ के रिस्पेक्ट में, x, y, z में पोटेंशियल को जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हर एक डायमेंशन के x, y, z के हम लोग कंपोनेंट इकट्ठा करके i, j, k में करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने देखा, समझा, जाना था। यहाँ देखिए इन्होंने कोई भी वॉल्यूम दिया था, कुछ भी हो सकता है। ये स्फेरिकल मान ले, अगर स्फेरिकल नहीं है तो अगर हम क्यूब मान ले तो भी आपको दिख जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आपकी जो जितना वॉल्यूम है वो के अंदर जो है पोटेंशियल आपका क्या है? कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि x के भी रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि r जो है वो क्या हो सकता है? x, y, z किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, और ये आपका कांस्टेंट है पोटेंशियल। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने वॉल्यूम के अंदर 0.2 मीटर क्यूब के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इस रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। देखो बेटा, ये सवाल बहुत आसान था। इसमें आपको हीट रिक्वायर्ड यानी कितनी रेस करनी पड़ेगी, चेंज इन हीट कितना पड़ेगा, तो इसका एक ही फार्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, dq = ms डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी भी आपका कांस्टेंट है। 2 स्फीयर थे आपके पास, एम राइट? R1 और R2 रेडियस के थे, ठीक है। इनको आप हीट दे रहे हैं, इनसे टेम्परेचर आपको पर 1 ही डिग्री का 1 केल्विन का चेक कराना है। क्योंकि रेशियो पूछा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी 1 केल्विन बदलना है, इसका भी 1 केल्विन बदलना है, तो ये कांस्टेंट हो गया। टू सॉलिड कॉपर यानी कि स्पेसिफिक हीट भी आपकी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है जो आपका जो रेशियो होगा इसको गर्म करने का, इसको हीट देने का और इसको हीट देने का, चेंज इन हीट रेस करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल मास पे।
अब मास तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना मालूम है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, इसका वॉल्यूम अलग होगा क्योंकि रेडियस अलग है। हाँ कापर है, एक ही है तो डेंसिटी तो सेम होगी, तो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, बस ऐसे निकाल लिया। यहाँ से R1 R2 मिले ही आपके पास, R1/R2 बराबर 1.5 क्यूब है बेटा, स्क्वायर ना करना, वॉल्यूम है एरिया नहीं है तो 1.5 का क्यूब, तो इसको हटा दीजिए, 0 3/2 क्यूब है, 3 त्रिकन 9 तिया 27, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, कोई है? यस, आंसर 4 इज करेक्ट। देखो बेटा ये भी कैपेसिटेंस का सबसे आसान सवाल था। पहला प्लेट कैपेसिटेंस में आप जानते हैं कि कैपेसिटेंसी एयर में आपको 6 माइक्रोफैरेड दी है, और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर जाते हैं कैपेसिटेंसी बढ़ भी जाती है, और देखिए बढ़ भी गई, 30 माइक्रोफैरेड हो गई। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, के टाइम बढ़ जाती है तो के की वैल्यू आप निकाल सकते थे यहाँ से, C'/C यूनिट सेम है, कट जाएगी, एम राइट। अब आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालनी है। आपको जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की परमिटिविटी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो आपको काम बन गया 5ε0, क्योंकि ये आप जानते हैं के टाइम ε0 हो जाएगा, के की वैल्यू 5 थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू आपको दी भी गई थी वरना आपको याद भी होनी चाहिए। 5 25 हासिल लगे 2, 8 पंजे 40, 2 42, 8 पंजे 40 और 4 44, 2 के बाद लगा था। देखिए 44 का मिल रहा है, तो 2 घर आप इसको उधर और ले आइए, एम ए राइट। आप 2 टाइम्स इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले आइए तो 0.4 इधर ला रहे हैं तो क्या होगा बेटा, पावर कम हो जाएगी, 12 में से 2 गए 10 हो जाएगा। और आप कंफ्यूज हो रहे थे, 44 थी 0.44, 2 जगह थी, लेकिन चूंकि आप इधर ला रहे थे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव थी तो 2 कम हुई थी तो क्या बची 10। तो कौन सा सही हुआ, सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बेटा आप नीट 2020 के 31st क्वेश्चन तक पहुंच गए, 35वें सवाल तक पहुंच गए। अभी तक कोई कठिन नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने कहा था हम सरल सरल करेंगे, तो 35 तक तो सरल हो गए, आगे भी 10 सरल है। आपको क्या दिया गया, आपको दी गई है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी पावर पर यूनिट एरिया दी गई है, एनर्जी निकालनी है और उसमें टाइम दी गई है। आपको ध्यान है हमने एक चीज बताई थी, Q = A/T², A/T, यानी कि ये चीज क्या होती है, पावर होती है। ठीक, कोई भी एनर्जी निकालनी है, एनर्जी अगर किसी सरफेस के ऊपर गिर रही है नॉर्मली, तो आप क्या देखते हैं, उसका एरिया देखते हैं और टाइम देखते हैं। तो आप क्या निकालते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालते हैं, एम आई राइट। अब आपका काम बन गया, इतनी चीज आपकी पावर हो गई, ठीक। और आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, पावर अपॉन ए दिया है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, कुछ ना करो। आपको क्या दिया है, 20 क्यू निकालना है, यानी जूल निकालना है आपको, तो 20 वाट, ठीक, तो जूल पर सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि आपको केवल जूल बनाना है, तो इसका मतलब है टाइम गायब हो जाए सेकंड में, एम आई राइट। तो सेकंड में जाने का मतलब क्या है, आप 1 मिनट है तो 60 सेकंड हो गया, ठीक। और सेंटीमीटर भी गायब हो जाए, कैसे हो जाएगा, आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेटा ये सब नुक्ते हैं, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, यानी आप गुणा कर लीजिए, 6 दूनाई 12 दूनाई 24 और 0 कितने हैं, 1 2 3, आंसर जूल बचा।
तो आप कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बेटा इस सवाल के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जो हमने अभी लाइव में बीट वाला जो लाइव 1 घंटे क्लास लिया था उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सोती सर क्या खींचते, लाइनें खींचते हैं, सवाल हल हो जाता है। आपसे कहा जाता है 2 गिटार हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी हो रही है, आपने एक ए मान लिया और दूसरा आपका बी हो जाएगा, किसकी दी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, पूरा डिटेल में बताया, खूब सिखाया है। दोनों एक साथ बनाते हैं तो 6 बीट्स आता है, तो आप कह सकते हैं बी की क्या हो सकती है, 6 बीट्स ऊपर या 6 बीट्स नीचे। एम आई राइट बेटा? यानी बी की क्या हो सकती है, ऊपर गई तो 536 हर्ट्ज, और 6 बीट अगर नीचे रही तो आपका 506 गए तो क्या हो गया बेटा, 24 हर्ट्ज। इनमें से एक होगी। अब पता लगाने के लिए उसने क्या क्या है, टेंशन इज स्लाइटली डिक्रीज, हमने आपको बताया था टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेंशन। अरे वो फार्मूला होता 1/2 वाला, L = √T/m, देख लीजिएगा, पूरा 1 घंटे खूब समझाया। आप क्या कह रहे हैं, किसको रिलीज किया है, टेंशन को रिलीज किया गया है, डिक्रीज किया गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बी मान लीजिए घट के ये हो गया, और ये वाला होगा 224 से घट के मान लीजिए 222 हो गया। तब 7 बचाने पे क्या हो गया, 7 बीट्स आ रहे हैं पर सेकंड, या 7 हो रही है, तो इसमें क्या 7 पॉसिबल है, क्या इसमें 7 पॉसिबल हैं, तो ऑब्वियसली जब घटेगी तो बीट्स का जो डिफरेंस होगा वो 7 नहीं होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 पॉसिबल है, 6 है, फ्रीक्वेंसी घटी तो 7 बीट्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा सही था, 524 हर्ट्ज जो थी बी की ओरिजिनल थी। है कोई? यस, पहले ही मिल गया। द फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बेटा ये वाला भी सवाल फार्मूला बेस्ड था, आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला पता होना चाहिए। 1.22 लैम्डा अपॉन डायमीटर होता है। काम बन गया आपका 1.22 लैम्डा, आपका कितना दिया गया, 600 नैनोमीटर, तो इसको मीटर बना लीजिए, नैनो मतलब इतना, डायमीटर 2, काम बन गया। इसको आपने किया 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से ये 2 कम होकर 7 हो जाएगा। इधर देखते हैं 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 0.3 इकन्नम 3, 2 कम हो गया 7 रेडियन यूनिट होती है कोई आपके पास? यस। चौथा भी आपका 3.66 इंटू 10⁻⁻7 है। इसका मतलब है 4th इज द करेक्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप। देखो बेटा ये सिंपल एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। यूरेनियम आपके पास है 235, एटॉमिक नंबर 92, बॉम्बार्ड किया जा रहा है एक न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इक्विवेलेंट लिखना है। इसको दे ही रखा कैप्ट्रॉन आपका 36, 89 प्लस आपके पास 3 जो हैं जा रहे हैं न्यूट्रॉन, यानी ये 3 हो गए हैं। या नीचे से यहीं से बैलेंस कर लीजिए, नीचे तो है नहीं। ये 92 है, ये 36 है, कितना इसमें आपको जोड़ दिया जाए काम बन जाएगा, तो 6 दूनाई 12 और 1 8 में से इतना गया 56 वाला है कोई? यस, केवल एक ही है, यानी आपको ऊपर ले आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एटॉमिक मास को बैलेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपका डी मिल गया था। तो दोस्तों कितना आसान था न्यूक्लियर फिजिक्स का, इससे आसान आपको पेपर में कभी नहीं मिलेगा। देखिए बेटा इस सवाल में आप लोग केवल इम्तिहान में ये पढ़ के जाते हैं कि सर अगर हमारा ये एक डाइपोल है, भले ही छोटा हो, तो या तो एक्स एक्सिस पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, यहीं पे आप पोटेंशियल भी निकालते हैं। लेकिन अगर उसने एक्स वाई प्लेन में दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, तब आप क्या करेंगे? शॉर्ट है तो इसमें आपका 2L वाला कंसेप्ट आएगा नहीं है, सीधे आप कह देंगे सर जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है हम उससे काम चला लेंगे।
तो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे तो उसने उसको बताया होगा कि अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ना होके एक्स वाई प्लेन में होगा तो पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। काम बन गया आपका, ये हो गया 9, एम ए राइट। P आपका -9 है, बहुत अच्छा हुआ, कट गया लगे हाथ। cos 60 इसलिए दिया गया है ताकि 1/2 आप आराम से लिख लें, और 0.6 × 0.6 स्क्वायर था। चलिए भाई साहब, कुछ लग तो रहा है, आराम से कट जाएगा। 8 हो गया, ये 3 से कटता नजर आ रहा है, 3। ये अगर हम हटा दें तो 10⁻² हो जाएगा, मीटर ही रहेगा। पावर हटी है तो 3 और ये 2 कर लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, इनसे कट के 4 हो गया, और ये माइनस जाके प्लस के 2 हो गए, सब कट गया, यानी 400 वोल्ट है कोई? यस, दूसरा वाला आपका ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, ये तो सवाल हमारी बुकलेट में से ही आ गया। सवाल हम कराते हैं, हमेशा कहते थे कि मेरे मास्टर साहब ने 2 रुपये 14 पैसे में सिखाया था कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम लोग हंसते थे। कहाँ चलती है? अगर देखिए, ये मान लीजिए आपका एयर है तो इसको सीधा निकलना चाहिए था वाटर में, तो देखिए कहाँ हो गई है, नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाती है जब रेयर से डेंस में जाती है। तो लाइट जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलती है। हम लोग कहते हैं मास्टर साहब ने गलत पढ़ा है, लेकिन मास्टर साहब ने सही बताया था, पूरी बात नहीं बताई थी। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम कह देते हैं, या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अगर वो नॉर्मल गिरेगी तो बेटा नॉर्मल ही जाएगी, तो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो मास्टर साहब चूंकि 2 रुपये 14 पैसे सरकारी खैराती स्कूल में पढ़े थे, तो उनका इतना ही कहना था, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी हिंदी में, कि जो किरण है वो सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण। लेकिन आप जान लीजिए कि वो रेयर से डेंसर में अगर वो नॉर्मली जाएगी तब भी स्ट्रेट चलेगी, और एक मीडियम में तो भी चलेगी। बस इसी को यूज कर लीजिए। यहाँ एक प्रिज्म बना लीजिए आराम से, आपको दिखाने के लिए मोटा है लेकिन ये बहुत पतला है, ठीक। इसका एक नॉर्मल खींच लीजिए, रंग बदल दें पेन का रे के लिए। यहाँ पहुंचे, इंक पे काला ले ली। आपने कहा सर एक हमारी लाइट आके गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कहाँ से आ रही बेटा, रेयर से ग्लास में जा रही है, तो डेंस में जा रही, तो इधर आपका क्या होगा, टिल्ट होगी इधर की तरफ। बस यहीं पे खेल हो गया। देखिए, इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम अपोजिट सरफेस, यानी कि जब यहाँ से हुई है तो इस पे जो गिरी है वो नॉर्मल गिरी है, इस सरफेस पे नॉर्मल गिरी है, यानी 90 डिग्री पे गिरी है। और कुछ किया इन्होंने, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, यानी आपको आई निकालना है। भैया नॉर्मली गिरी है तो क्या होगा, सीधी जाएगी, यानी ये सीधी आएगी। ये नॉर्मली गिरी है, इसको मान लीजिए नॉर्मल, मतलब मान नहीं लीजिए, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये आपका ए है, एम ए राइट। तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए 90 डिग्री और ए, यानी इन तीनों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है, इधर घटा दिया तो ये हुआ 90 माइनस ए, और ये आपका आर है, पता चल जाए, काम बन जाए, रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये तो आप जानते ही, आपने नॉर्मल खींचा ही था, ठीक। तो आर मिल जाएगा, 90 में से 90 माइनस ए घटा दीजिए। एक बात बताएं गुरु, ऑप्टिक्स कुछ नहीं, ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ज्ञान होगा तो आप कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए हो गया, बस काम बन गया। आप जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। आर आपने ए निकाल लिया है, अभी अभी आपने क्या करा है, कौन सा प्रिज्म है, बहुत पतला वाला,
स्मॉल एंगल प्रिज्म, थिन फिल्म, थिन है, पतला है, तो साइन को आप कैंसिल कर सकते हैं। इंसिडेंट एंगल आई निकालना था, ये बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। अफसोस है पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे गलत कर रहे थे। तो जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स या गैस में मास की बात हो तो यहाँ चालू क्या करूं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कैपिलरी राइज का है, यानी दोनों केस में वाटर चल रहा है, हमें राइट, और डेंसिटी सेम होगी, वाटर डेंसिटी सेम होगी पहले केस में, दूसरे केस में। अरे वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जब रेडियस h था तब इन्होंने कहा h हाइट तक आया है, और उस समय जो मास था वो 5 ग्राम का था। अब की बार कह रहे हैं कि रेडियस बढ़ा देंगे, हमें राइट, ठीक है। तो कहने लगे तब कितना मास चढ़ेगा, इसको मान लो m2, ये निकालना है आपको। तो अगर आपको h मालूम है, h1 बराबर h थी, अगर h2 मिल जाए तो काम बन जाए। कैसे मिलेगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। आप देखिए एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई कांस्टेंट, वाटर इसमें भी था, वाटर स्टेज में था, डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एच के। अब एच और देख लीजिए, आप जानते ही हैं कि राइज इन कैपिलरी, एक फार्मूला बचपन से आप रट के जाते हैं, 2t cos थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ 0 होगा तो 1 हो जाएगा, और आर डी जी। तो सरफेस टेंशन वाटर है तो कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं आर इज रेसिप्रोकल टू आर, यहाँ पे रख दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम बन गया, यानी कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के हो गया, बस काम बन गया। m1 अपान m2 बराबर r1 अपान r2। r1 कितना था आपका, r1 आपका था r, और दोबारा में कितना हो गया बेटा, 2r हो गया, बस काम बन गया, 1/2। m1 कितना था आपका, 5 ग्राम था, m2 निकालना था, गुणा कर दीजिए, तो m2 बराबर 10 ग्राम। सिंपल अर्थमेटिक थी, फार्मूले को देख लेते, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो दोस्तों कहीं भी कोई कठिनाई नहीं देखने को मिली। जब भी मीटर ब्रिज आए तो ये स्ट्रक्चर मोटा मोटा बना लीजिएगा, फिर सवाल पढ़ना शुरू कीजिएगा। क्या कह रहा है, ब्रिज इज बैलेंस, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ कहीं बैलेंस हो रहा। अब सवाल पढ़िए, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, ये लेफ्ट मारते, ये राइट मारते हैं मीटर गेज में। ब्रिज इज बैलेंस 10 ओम, ये आपका 10 ओम का हो गया। इन द राइट गैप एट ए पॉइंट, ये आपका राइट हो गया, मान लीजिए इसको आर मान लीजिए, इसको आपने लगाया था, संट कर देते हैं तो 10 ओम दिया ही हुआ है, आर की वैल्यू नहीं दी है। राइट गैप एट द पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू ब्रिज 3:2 में, 3 आर जो है वो 3:2 में बांट रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं आर अपॉन एस इज इक्वल टू 3/2। एस मालूम है तो आर की वैल्यू निकल आई, एस आपका 10 ओम, यानी आर आपका बन गया कितने का बेटा, 15 ओम का, काम बन गया। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, जो आर का ये जो वायर की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर की है, यानी आर 15 ओम के थे तो उनकी लेंथ कितनी थी, 1.5 मीटर, और 1 ओम के वायर की लेंथ चाहिए, तो आपने कहा इसलिए 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन 15 मीटर। ठीक, काम बन गया, यानी कि आपका हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर दिया नहीं है, नॉर्मलाइज कर लीजिए, उधर ले जाइए इसको, एक घर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 मीटर।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। तो योर आंसर इज 1। ओके, देखो बेटा, ये सवाल सेंटर ऑफ मास का सबसे आसान सवाल है। एक आपके पास बेटा 5 kg का है और एक 10 kg का है। दो वेट आपके पास हैं, है मैं राइट? बेसिक फार्मूला ही बेस है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर की है। सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास में हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसने कहाँ से निकालना है? कह रहा 5 kg से, यानी कि ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। बस काम बन गया। मान लीजिए x दूरी पे था यहाँ से 5 kg से, तो ये दूरी कितनी हुई? 1 माइनस x मीटर। ठीक, तो देख लीजिए भाई साहब, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? m1 आपका 5 kg है, इसकी भी नहीं जरूरत है, आ जाएगा। ये आपका x1 आपका 0 पे है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन है, यहीं से तो नापते हो। m2 जो है आपका कहाँ पे है? 10 kg का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 की कितनी है बेटा? 1 मीटर है, इसलिए xm याद आया? फार्मूला बेस था, बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको निकाल लेना था, आपका काम बन जाता। और दे रखा था उसने कि 5 kg से। 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? ये तो 0 हो गया। 10/15 2/3 भाग कर दीजिए, 0.20 है 6 और एक बार फिर 21 मीटर। आपको सेंटीमीटर चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। जबरदस्ती हम कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे। तो ये चीज आपका बेसिक था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका मिल गया था और इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 67 सेंटीमीटर कहाँ से? 5 वाले से, 5 kg से। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2, दूसरा बिल्कुल सही है। बेटा ये भी सवाल बहुत आसान था, बल्कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं Pv=nRT, बस वही निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं n की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया इंटू RT, बस काम हो गया। इधर ले आइए, P दिया है, m को इधर ले आइए, m अपॉन वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या बनाता है बेटा? डेंसिटी बनाता है। मान लीजिए D से रिप्रेजेंट कर दे, क्या निकालनी थी आपको? डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर हो गया P अपॉन M R अपॉन T। प्रेशर किलो में दिया बेटा, पास्कल में बना लेना। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में होता है, किलोग्राम बदल लिया। R जूल में ही दिया, MKS में, बहुत अच्छा है। टेम्परेचर 27 है, केल्विन में चेंज कर लिए क्योंकि ये केल्विन में है। तो 273 से गुणा कर जोड़ लोगे तो 300 हो गया, काम बन गया। इसको हटा लिया जाए, पहले इनको उड़ा लिया जाए, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। ये लग रहा 3 टाइम चला जाएगा, हाँ 3 3 9 3 8 24, ये हो गया आपका 1। तो आपका क्या बचा बेटा? ऊपर बचा 2 इंटू 10⁻³ इसमें तो है नहीं, तो आपको बनाना है। ठीक है, अरे भैया गलती हो गई, 1 हटाओगे तो 1 बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, तो बचेगा -1। ऐसी गलती खूब होगी इम्तिहान में। और जब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 0.2 kg/m³। तो देखिए कभी कभी सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं। हमारा दिमाग चल रहा था ऊपर बढ़ाने को, हमने इधर बढ़ा दिया, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 0.2 kg कौन सा बेटा? 1 है। तो कहाँ गया आपका 1? पॉइंटर कहाँ? ये 0.2 kg/m³ इज द करेक्ट आंसर। ये केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है आपने। देखो बेटा ये भी फार्मूला ही बेस था। आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का संबंध होता है 1 प्लस सक्सेसिबिलिटी, फार्मूला आपको मालूम ही है। 1 + 599, इसीलिए तो दिया था इसने कि रिलेटिव आपकी 6 हो जाए।
और ये आप जानते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की उसकी एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड कर दीजिए। आपको ये चाहिए थी सब्सटेंस की परमिबिलिटी, तो म्यू जीरो और उसकी रिलेटिव, ये आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये कितनी है आपकी 600। तो आपका हो गया 4 छंग 24 पाई, फिलहाल 2 कम कीजिए -5, हाँ नॉर्मलाइज कर दिया, एक और ले आइए इधर लेफ्ट में लाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी -4 यूनिट। आप जानते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, तो 2.4 10⁻⁻4, तो कौन सा सही हुआ? फोर्थ, यानी फोर्थ ऑपरेशन, फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।